नमस्कार। लक्ष्य अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। लक्ष्य अकेडमी के हिंदी का मास्टर क्लास में हम भाषा विचार को लेकर अध्ययन का कार्य कर रहे थे, जो हिंदी भाषा और व्याकरण के सामान्य परिचय के अंतर्गत हमारा पहला बिंदु था। तो हमने इस भाषा विचार को 40 प्रश्नों के अंतर्गत बांध कर रखा था, जिसमें से हमने 30 प्रश्नों को पढ़ लिया था और बचे थे हमारे 10 प्रश्न। उम्मीद है कि आज वह 10 प्रश्न हम अध्यापन का कार्य आपके प्रति कर देंगे। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है अर्धमागधी के अंतर्गत आने वाली उपभाषा है। अर्धमागधी के अंतर्गत आने वाली उपभाषा है। प्रश्न आंसर को देखकर अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो इस आंसर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी मागधी उपभाषा का है। पहाड़ी हिंदी या पश्चिमी हिंदी उपभाषा का है। पहाड़ी हिंदी जो है वह सौर श्रेणी के अंतर्गत आने वाला है। उसके बाद बिहारी हिंदी जो है वह मागधी के अंतर्गत आने वाला है। पश्चिमी हिंदी जो है वह सौर श्रेणी के अंतर्गत आने वाला है। पूर्वी हिंदी जो है वह अर्धमागधी के अंतर्गत आता है। अब प्रश्नानुसार यह ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरणकर्ता में कौन सुमेलित नहीं है। जो हम हिंदी की 18 बोलियां पढ़ते हैं उसमें से कुछ ऐसी बोलियां हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट भी हैं और कहीं ना कहीं पूछी गई हैं कि आखिर उन बोलियों का नामकरण किसने किया था। तो आइए देखते हैं। पहला नाम है कौरवी बोली। क्या राहुल सांकृत्यायन ने इसका नामकरण कौरवी किया था। अगर ये सुमेलित नहीं है तो गलत हो जाएगा। अगर इन्होंने किया है तो प्रश्न अनुसार नहीं, लेकिन सुमेलित के अनुसार यह सही है। यानी जी हाँ, कौरवी का नामकरण राहुल सांकृत्यायन ने ही किया था। फिर आते हैं बिहारी। जो नामकरण किया गया बिहारी बोली या बिहारी भाषा, वो नाम किसने दिया था। ग्रियर्सन ने। किसने दिया था। ग्रियर्सन। जी हाँ, ग्रियर्सन ने ही बिहारी नामकरण किया था। अगला आते हैं भोजपुरी। आखिर भोजपुरी जो बोली है उस बोली का नामकरण किसने किया था। तो ऑप्शन में है बाकिम दास। बाकिम दास ने यह नामकरण नहीं किया था। तो किसने किया था। यह नामकरण किया था रेमंड ने। रेमंड ने भोजपुरी नामकरण किया था। तो आखिर बाकिम दास ने क्या नाम दिया था। आपने सुना होगा डिंगल पिंगल भाषा। तो बाकिम दास ने डिंगल भाषा का नामकरण किया था। ब्रजबोली ईश्वर चंद्र गुप्त ने। जी हाँ, ब्रजबोली का नामकरण ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया था। तो प्रश्नानुसार हमारा जो सी ऑप्शन है यह सही है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है, अवधी बोली कहाँ नहीं बोली जाती है। अवधी बोली कहाँ नहीं बोली जाती है। किंचित कहीं कहीं कभी कभार एक आध क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं बड़े परीक्षाओं में कि आखिर जो ये बोलियां हैं, ये बोलियां कहाँ कहाँ किस किस जिले में बोली जाती हैं। तो प्रश्नानुसार जो अवधी बोली है वह बोली गोरखपुर में नहीं बोली जाती है। तो गोरखपुर में क्या बोली जाती है। भोजपुरी। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती के कुछ भाग। और अगर देखा जाए तो जो मतलब बनारस है पूरा भोजपुरी के रूप में बोला जाता है। गोरखपुर में कुछ मैथिली के भी शब्द वो बोलियों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ भाग पे भोजपुरी बोली जाती है।
तो प्रश्नानुसार जो गोरखपुर है वहाँ गोरखपुर में अवधी बोली नहीं बोली जाती। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है भारत में कितने राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के कितने राज्यों में हिंदी राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। चलिए देखते हैं कितने राज्य इसे अपना प्रादेशिक या राजकीय भाषा मानते हैं। तो एक देखिए ग्राफ बनाते हैं भारत का, भारतवासी हैं तो थोड़ा बहुत हमको भी कुछ नक्शा उक्शा आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, वैसे बहुत बढ़िया तो नहीं बनेगा लेकिन समझाने के लिए उत्तम विचार है, ठीक। अगर हम इसको देखें, ध्यान दीजिएगा, मध्य भारत में यह जो हिंदी है वह मध्य भारत में बोली जाती है सबसे ज़्यादा। पहले बोला जाता है राजस्थान में, यहाँ बनाएंगे राजस्थान, फिर आते हैं, एक काउंटिंग भी करते रहिएगा, राजस्थान के बाद चलते हैं हरियाणा, फिर चलते हैं हिमाचल प्रदेश, थर्ड हिमाचल प्रदेश, यहाँ से आते हैं दिल्ली, चौथा दिल्ली। अगर बिंदी कहीं इत्तेफाक से गलत जगह लग जाए अन्यथा मत लीजिएगा, एक सिर्फ समझाना उद्देश्य है। फिर आते हैं राजस्थान हो गया, उसके बाद हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया। फिर आते हैं हम उत्तर प्रदेश, फिर आते हैं ये भाग मध्य प्रदेश, फिर आते हैं बिहार, फिर आते हैं छत्तीसगढ़, फिर आते हैं, कितने हो गए, 7, 8वां झारखंड, कितने हो गए, 4, 4, 8, 1, 9 हो गया। काउंटिंग में कहीं मिस हो गया, 5, 6, 7, 8, ये 9 होगा। नौ में आएंगे उसके बाद 10वां जो भाग है वो भाग यहाँ पड़ता है अंडमान निकोबार, ये 10 जो राज्य हैं, इन 10 राज्यों की जो राजकीय भाषा है वह राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। अगर आप प्रश्नानुसार हम ऑप्शन देखें तो हमारा जो ए ऑप्शन है यह ए ऑप्शन सही है, ठीक। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती। ऑप्शन है ध्वनि। तो आपने व्याकरण पढ़ा होगा, व्याकरण में आपने अक्सर देखा होगा ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लेकिन वो कहते हैं कि वर्ण जो होता है वो ध्वनि में ही हम वर्ण को देते हैं। तो व्याकरण के दृष्टिकोण से ध्वनि का भी महत्व होता है, तो ध्वनि का हमें मिलता है। शब्द, जो शब्द होता है वह वर्णों के मेल से मिलता है, तो व्याकरण में ही बताया जाता है। अब आते हैं वाक्य, शब्द से ही वाक्य का निर्माण होता है, तो यह भी एक व्याकरण का तथ्य है। अगला आता है लिपि।
अब आप कहेंगे लिप तो लिखा हुआ होता है, वह भी व्याकरण का तथ्य होता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो ये लिपि होती है, ये जो लिपि, ये लिपि किसी ध्वनि को संकेत देती है। क्या देती है? संकेत। और उसी संकेत को हम किसी भी ध्वनि को, यह क्या करती है, किसी ध्वनि को संकेत देती है और उसी संकेत को हम क्या करते हैं, लिपिबद्ध कर लेते हैं वर्णों में। तो जब वर्ण में कर लेते हैं तब व्याकरण यहां से शुरू होता है। मान लिया का है तो का एक ध्वनि है, जब मैं बोलूंगा तब आप लिखेंगे, लेकिन ये का सिरोरेख आया, पाई आई, गोल आया, छड़ी आई, का बना, इसका व्याकरण में कोई परिचय नहीं मिलता, अस्तित्व नहीं मिलता। इसलिए प्रश्नानुसार जो आंसर है वह होगा डी, यानी लिप। लिप का अस्तित्व व्याकरण में नहीं मिलता। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 36, जिसमें देवनागरी लिपि किस वर्ग में आता है? देवनागरी लिपि किस वर्ग में आता है? अक्षरात्मक लिपि, वर्णात्मक लिपि, दोनों, या इनमें में से कोई नहीं? तो पहले हम लिपि का अध्ययन कर लेते हैं। लिपि के लिए एक सरणी बनाते हैं, उसी सरणी के आधार पर इसका आप अध्ययन कर लीजिएगा, बात संपूर्णता आपके समझ में आ जाएगी। लिपि क्या होता है? जब हम किसी संकेत, ध्वनियों को संकेत का रूप दे देते हैं तो वही संकेत वर्णों के रूप में परिवर्तित होकर लिपि का रूप धारण कर लेती है। ये जो लिपियां होती हैं, इन लिपियों का शुरुआत से ही अपना चरण होता है, कई प्रकार की होती हैं। पहले होता है चित्रलिपि। क्या होता है? चित्रलिपि। फिर क्या होता है? संकेत लिपि या प्रतीक लिपि। प्रतीक लिपि मान लेंगे, प्रतीक लिपि। अगला होता है भाव लिपि, और अंतिम होता है ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहले जब लिपि का प्रसार हुआ या लिपि उत्पन्न हुई, पहले वो चित्र में आती थी। लोग चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। फिर आया प्रतीक लिपि। आज भी हमारी भाषा में ये लिपियां चलती रहती है। प्रतीक लिपि, जैसे आप किसी डॉक्टर के जहां वो ट्रीटमेंट करता है जाइए तो वहां एक प्रतीक बना रहता है, प्लस। प्लस का मतलब होता है, ये एक प्रतीक है कि यहाँ पर डॉक्टर या उपचार किए जाते हैं। अगला आता है भाव लिपि, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि। ये सारी लिपियां जो पीछे थी वो अगले वाली लिपियों में समाहित होती गई। भाव लिपि जो भावनाओं को भी व्यक्त कर दे, चित्र को भी दिखा दे और संकेत को भी बता दे, उसको हम भाव लिपि कहते थे। तो उसके बाद उत्पन्न हुई भाव लिपि। जैसे मान लीजिए एक चित्र के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त किया जाए, जैसे मान लीजिए ये है, अब इसको हमने बनाया, ये अगला हमने बनाया ये। आपने ऐसे चित्र देखे होंगे कहाँ? जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उन स्वास्थ्य केंद्रों पर ऐसे बने होते हैं चित्र। बहुत सही नहीं बना, लेकिन जो मेरा भाव है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम दो हमारे एक। अब ये चीजें इस बात की पुष्टि करता है कि इसमें चित्र भी आ गया, प्रतीक, समाज को एक संदेश भी मिल गया, और भाव, ये अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर दिया। अंतिम आता है ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपियां जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहला होता है अक्षरात्मक। अक्षरात्मक। दूसरा होता है वर्णात्मक। वर्णात्मक। जो अक्षरात्मक लिपि होती हैं उन लिपियों को भारतीय लिपि कहा जाता है। भारतीय लिपि।
और जो वर्णात्मक लिपियां होती हैं उनको रोमन लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोमन लिपि। ठीक। अब जो अक्षरात्मक भारतीय लिपियां हैं यह 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। कौन कौन? सिंधु घाटी लिपि, घाटी लिपि, दूसरा है खरोष्टी लिपि, तीसरा है ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी लिपि। इसी ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। और देवनागरी लिपि क्या है? हमारी हिंदी। हमारी हिंदी जो है वह देवनागरी लिपि है। सरणी के माध्यम से पूरी लिपियों को आपको बता दिया गया। पहले लिपि के रूप में संकेतों के माध्यम से जिन लिपियों का हम प्रयोग करते हैं वो लिपियां मतलब ध्वनि चिन्हों को जिन संकेतों का या वर्णों का हम रूप पहना देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ये लिपियां शुरुआत में चित्र लिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि के माध्यम से 4 प्रकार की होती हैं। जो ध्वनि लिपियां होती हैं वो अक्षरात्मक और वर्णात्मक 2 प्रकार की होती हैं। अक्षरात्मक लिपियां भारत में चलती हैं। सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि के अंतर्गत ही आता है देवनागरी लिपि। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नानुसार देखते हैं देवनागरी लिपि किस वर्ग में आता है। तो आपको आंसर में मिला ए अक्षरात्मक, बी वर्णात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सरणी आपके सामने है, उसके आधार पर ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन भाषा नहीं आती है? देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन भाषा नहीं आती है? मराठी, नेपाली, फ्रेंच और संस्कृत। चलिए इसको ऑप्शन जानने से पहले कुछ लिपियों के विषय में जान लेते हैं। पहले होती है लिपियां कितनी होती हैं? कई होती हैं, लेकिन जो हमें प्रतियोगी परीक्षा के रूप से अधिक उपयुक्त लगे उसी को देखें। रोमन लिपि। इसमें कौन भाषा लिखी जाती है? स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी। अगला आते हैं फारसी लिपि, इसमें कौन लिखा जाता है? अरबी, उर्दू। नेक्स्ट आता है गुरुमुखी लिपि। बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में गुरुमुखी लिपि। इसके अंतर्गत आता है पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा। और अगला होता है देवनागरी लिपि, देवनागरी। इसके अंतर्गत आता है मराठी, हिंदी, संस्कृत, नेपाली। ठीक, तो देख रहे हैं हम रोमन लिपियों में स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी आते हैं। फारसी लिपियों में अरबी और उर्दू आता है। गुरुमुखी लिपियों में पंजाबी आता है। और देवनागरी लिपि में मराठी, हिंदी, संस्कृत, नेपाली इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं, वो लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत प्रश्नानुसार देवनागरी लिपि के अंतर्गत आने वाला कौन भाषा आती है? तो आएंगे ऑप्शन में हमें क्या मिला? सी फ्रेंच। ये जो फ्रेंच है या फ्रेंच देवनागरी लिपि में नहीं आता है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है
किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी कहा गया है? ध्यान दीजिएगा, अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम तत्व पर। संवैधानिक यानी संविधान में हमारी भाषाओं को किस प्रकार से रखा और प्रतिरूपण किया गया है। तो आते हैं संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हिंदी को राजभाषा और लिपि को देवनागरी लिपि को मान्यता या प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो उसमें जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 है, उसमें कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो अक्सर हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला ये जो प्रश्न है ये कई बार अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी कहा गया है। तो अनुच्छेद जो 343 है, यानी प्रश्नानुसार जो हमारा ऑप्शन डी है यह डी सही है, क्योंकि इसी में कहा गया संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वह देवनागरी होगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रचार प्रसार एवं विकास करना संघ का कर्तव्य होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह बहुत पूछा जाता है कि जो एक संघ बनाया गया संविधान रचना में, उस संघ का एक कर्तव्य होगा, हर सरकारी हर भारतीय का एक कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करे, उसे अग्रसर होने का मौका दे। तो ये किस अनुच्छेद में रखा गया? तो अनुच्छेद जो इसका अंतिम अनुच्छेद है 351, उसमें यह कहा गया। तो प्रश्नानुसार ऑप्शन ए सही होगा, प्रश्नानुसार ऑप्शन ए। चलिए आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पर। हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि भाषा विचार था या भाषा विज्ञान से संबंधित था, तो यह प्रश्न पूछना बहुत उपयुक्त था। तो अंतिम में इसे रखा गया कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो सबको पता है हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को हिंदी संविधान में लागू किया गया, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन विश्व में या दूसरे दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा भाषा विज्ञान था, जिसे हमने भाषा विचार के रूप में आपके समझ प्रस्तुत किया, 40 प्रश्नों में हमने भाषा की उत्पत्ति, भाषा परिवार, भाषा की आकृतियाँ, हिंदी की उत्पत्ति और लिपियाँ और संविधान में भाषा को जो स्थान दिया गया है, इसको बताने का प्रयास किया। लक्ष्य एकेडमी की तरफ से मैं अमरजीत आप सभी का इन भाषा विचार को अध्ययन करने के लिए हार्दिक शुभाकांक्षी हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जो भी अनुगामी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं में इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अपने विचारों से अवगत कराइए। अगर इसमें कुछ त्रुटियां हैं तो भी बताइए। अगर इसमें आपको कोई ऐसा भाषा विचार या भाषा विज्ञान से संबंधित कोई प्रश्न है जो आपको नहीं मिला, नहीं बताया गया है, आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके जो अंदर प्रश्न उठे हैं उसका निदान कर सकें। इसके लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।